नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ में। नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक पर बैठकें कर रही है। क्षेत्रवार बैठकें लगातार की जा रही हैं और आज की अगर बात करें तो आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में हिस्सा लेंगे भूपेंद्र चौधरी और कल लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो आज कानपुर के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे। रहे नगर निकाय चुनाव के लिए क्षेत्रवार बैठकें लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज कानपुर के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे और वहीं आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज काशी के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी रहेंगे। तो एक के बाद एक लगातार नगर निकाय के चुनाव की जोरदार तैयारियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और कल लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक करते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। तो जैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें दी गई, अब पूरी तरह से जिम्मेदारियों को लेकर निर्वहन करते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आ रहे हैं। लगातार बैठक पर बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के जो चुनाव है उसको लेकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। और आज की अगर बात करें तो काशी दौरे पर भी रहेंगे। आज नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रवार बैठकें लगातार जारी है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी और कानपुर से रामजी शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राम जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट्स है? नगर निकाय चुनाव के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो जोरदार तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो बीजेपी है वो लगातार बैठकें कर रही है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो या लोकल स्तर पर हो, या फिर जो बड़े नेता हैं वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो संगठन के मंत्री हैं या फिर जो उनसे बीजेपी जुड़े लोग हैं उनके साथ लगातार बैठक करें, जिससे कि निकाय चुनाव में जो विपक्षी है उनको करारी शिकस्त दी जा सके और जो रणनीति उसको बनाई जा सके। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए भूपेंद्र चौधरी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पहली बार कानपुर आ रहे हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की एक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वो शामिल होंगे। बैठक में तो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला महामंत्री है या बुंदेलखंड क्षेत्रीय जो अध्यक्ष हैं उन सभी के साथ उन सभी कार्यकर्ताओं का जो यहाँ सक्रिय हैं उनके साथ बैठक करेंगे, जिससे कि जो निकाय चुनाव हो रहा है उसमें वो जीत हासिल कर सके, बीजेपी की जो मनोदशा उसको बढ़ाया जा सके, उनका मनोबल बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो चुनाव आ रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत सामने ना आए, या फिर जो भी रणनीति है उनमें सभी की जो राय है वो ली जाएगी। उसके बाद एक फैसला लेने के बाद सभी को जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि जो नगर निकाय चुनाव होना है उसमें किस तरह किसको क्या कार्य करना है, क्योंकि जो कानपुर जो नगर निकाय चुनाव होना है इसको लेकर के कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा की और कांग्रेस की अभी भी उनके पास है वो सीटें, उन सीटों को बीजेपी कहीं ना कहीं फिर से अपने पास लेना चाहेगी, जिससे कि जो नगर निकाय चुनाव है उसको पूरी तरह उससे जो पूर्ण बहुमत से फिर से उसको जीत हासिल कर सके। इसको लेकर के जो भूपेंद्र चौधरी है वो आज कानपुर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत की तैयारी की है, जोरदार स्वागत होगा। इसके साथ ही बैठक की जाएगी कानपुर सेंट्रल पर ही। जब वो उतरेंगे तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही वहां पर उसको सजाया गया है, उनका स्वागत करेंगे बुके देकर के। जिला अध्यक्ष जो कानपुर के हैं, कानपुर उत्तर डिस्ट्रिक्ट के वो, और जो रीना जो उत्तर की जिला अध्यक्ष, वो सभी कानपुर सेंटर पहुंचेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको जगह पे लेंगे जहां पर नगर निकाय चुनाव की बैठक होनी है, जहां पर क्षेत्रीय जो भी अध्यक्ष है वो सभी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिससे कि आगामी नगर निकाय चुनाव की जो भी तैयारियां उसको पूरी कर सके और सबको सभी जिम्मेदारियां दी जा सके। निकाय चुनाव दौरान यह ना हो सके कि किसी भी तरह की कोई चूक बीजेपी की तरफ से हो सकी है। जी
जी, चलिए राम जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए, जब भी कोई भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एकदम पूरी तैयारियां पहले से ही करनी शुरू कर देती है, और इस बार भी नगर निकाय के चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारियां इस वक्त कर रही है। जमीनी स्तर पर उतर करके कामकाज देख रही है, और साथ ही जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उन तक पहुंच करके जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चा कर रही है लगातार। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ ही साथ संगठन महामंत्री भी नए बनाए गए हैं। तो ऐसे में दोनों का कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारी हो जाती है। पहले तो वो कार्यकर्ताओं के बीच जाएं और उनके साथ समन्वय बैठा लें। हालांकि जो अगर बात करें, पिछले जो संगठन महामंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बारे में कहा जाता था कि इस कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पैठ बहुत बेहतर है। अब इन जो 2022 में ही निकाय चुनाव होने की पूरी संभावना है दिसंबर महीने में, तो ठीक उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ वो बदलाव होगा 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है भारतीय जनता पार्टी के, या फिर संगठन महामंत्री का दौरा है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष किसी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ बैठक करेंगे, वहाँ पर जो कार्यकर्ता होंगे, आम कार्यकर्ता, उनसे भी राय लेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो क्षेत्र के लिए अध्यक्ष पद के लिए बेहतर होगा, कौन व्यक्ति जो जिला अध्यक्ष के लिए बेहतर होगा। तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर जो ये दौरा है भूपेंद्र चौधरी का आज कानपुर का बेहद अहम है, क्योंकि कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसकी बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जो ये पहला दौरा एक तरीके से होगा, पहले बतौर प्रदेश अध्यक्ष, और वहाँ पर जाकर के संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता होंगे, संगठन के पदाधिकारी, उनके साथ बातचीत होगी, बैठक होगी, समन्वय बिठाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसकी रणनीति क्या हो, उसका अभी से उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ निकाय चुनाव होना, निकाय चुनाव में क्या रणनीति हो, उसको लेकर के चर्चा होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है वो शहरी क्षेत्र की पार्टी है, तो ऐसे में जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पड़ला तो भारी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, और जितनी भी नगर निगम सीटें सब पर अपना परचम लहराया जाए। साथ ही साथ नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष पद के लिए और नगर जो पार्षद होते हैं, उनके जो सीटें होती हैं, सभी पर अपने परचम लगा करके कहीं ना कहीं 2024 का जो बिगुल होना है, उससे ठीक पहले सेमीफाइनल जो होना है, उसको कहीं ना कहीं दिखाएं कि सेमीफाइनल कितना मजबूत खेले वो लोग, और 2024 की तैयारी कैसी है। जितना बेहतर परफॉर्मेंस 2024 चुनाव में करना, उससे ठीक पहले निकाय चुनाव होने, निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, चलिए ठीक है अश्विनी, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त वाराणसी से संतोष ओझा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संतोष, आज धर्मपाल सैनी जो है वो वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे, वाराणसी में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, और उसके बाद में क्या कुछ कार्यक्रम है संतोष? नगर ने है और निगम के इस चुनाव में निश्चित तौर पे बीजेपी अपनी शिरकत को सबसे आगे रखना चाहती है। सबसे बड़ी बात तो है, संगठन मंत्री आज बनारस हैं, बनारस के इस दौरे में खास करके वो जो इनकी केंद्रीय कार्यालय है वहां पे इनकी बैठक होगी रोहनिया पे, और इस बैठक में लगभग संगठन से जुड़े हुए सारे पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, वहां पहुंचने का निर्देश दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात पिछले चुनाव और इस चुनाव में देखी जाएगी वो ये कि जो नगर निगम की सीमा है उसको बढ़ाई गई है। अभी तक 90 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन अब ग्रामीण अंचलों को जोड़ के 10 वार्ड और बढ़ाए गए। मतलब बनारस में 100 वार्ड की लड़ाई होगी, 100 वार्डों पे लोगों की नजर होगी। सबसे जो बड़ी होगी, खास बात होगी, हालांकि बनारस के निगम के जो कब्जा रहा है वो शुरू से ही बीजेपी का रहा है, लेकिन जो रूरल एरिया, जिस 10 सीट की हम बात कर रहे हैं, बड़े हुए सीट की बात करें, इस सीट पे दूसरी पार्टियां खास करके सपा हमेशा प्रभावी रही है। तो देखने की बात ये होगी कि इस 10 सीटों के लिए क्या रणनीति तय की जाती है, इन 10 सीटों पे भी अपने पक्ष में करने के लिए किन रणनीतियों पे तैयारी, या ये कहा जाए कि टिप्स दिया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात होगी संगठन मंत्री द्वारा वो ये कि निश्चित तौर पे लोगों से ये पूछा जाएगा कि उनकी तैयारियां बूथ स्तर पे, या ये कहा जाए वार्ड स्तर पे क्या है, और ये सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट मीटिंग में रखें। समझा जा सकता है कि ये जो तैयारियां हैं वो पूरी मूल-चूल तरीके से न केवल नजर बना के रखी गई है, बल्कि ये भी कहा जाए कि उसमें किसी भी ढंग का कोई कोर कसर, या ये कहा जाए कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। और यही वजह है कि खुद संगठन मंत्री बनारस है, और अलग अलग जिलों में, या ये कहा जाए कि अलग अलग शहरों में जो दौरे हैं, उन दौरों से थोड़ी सी बनारस के दौरा इसलिए भी अलग होती है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तमाम जगहों से अलग बनारस का एक अलग महत्व रहा है, और यही वजह है कि जो सीटों की बंटवारा है, या ये कहा जाए कि सीटों पे जो नजरें हैं वो पूरी तरीके से न केवल इनायत की गई है, बल्कि
पूरी फूक फूक के जो कहा जाता है उस कदम को रख के इस चुनाव में विजयी होने की रणनीति तैयार की जाएगी। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का। और अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और अपडेट्स लेंगे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं आगरा से, जहां पर फर्नीचर के एक गोदाम में अचानक से भीषण आग लगी और लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारण का अभी हालांकि पता नहीं चला है। राधे राधे फर्नीचर के नाम से ये पूरा गोदाम जो है वो बना हुआ था। एतमादपुर के बरहन तिराहे का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर एक फर्नीचर का गोदाम था जिसमें अचानक से भीषण आग लगी। हालांकि इस आग लगने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये आग लगी है, इसका हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। राधे राधे नाम से ये फर्नीचर का ये पूरा गोदाम था जिसमें भीषण आग लगी है। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं और न्यूज़1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के कारण का हालांकि अभी तक नहीं पता चला है और लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है और इस गोदाम के आसपास भी कई और दुकानें भी हैं। हालांकि गनीमत रही कि आसपास की और दुकानों को चपेट में इस आग ने नहीं लिया है, लेकिन राधे राधे फर्नीचर नाम से ये जो गोदाम था उसमें लाखों रुपए का फर्नीचर रखा हुआ था जो कि अब जलकर एकदम खाक हो चुका है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। न्यूज़1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा की। आगरा के एतमादपुर का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। और आगरा के बाद अब अगली खबर होगी लखनऊ से, जहां पर लेवाना होटल की ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटल लेवाना को पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया है। होटल लेवाना प्रशासन की तरफ से दिए गए कई कागज जो है वो फर्जी हैं। होटल लेवाना का कई बार फर्जी दस्तावेज के आधार पर भी फायर एनओसी भी बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ दी गई। आबकारी अधिकारियों ने नियम ताक पर रखकर लाइसेंस दिया था इस होटल के लिए। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिना नक्शा पास कराए ही बिजली कनेक्शन भी इसको दे दिया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से आवास का नक्शा पास करके और होटल बना दिए गए। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में माना के खिलाफ बने हुए भवन जो है वो अब सील किए जाएंगे। एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो लखनऊ के अंदर हो रही है। आपको बता दें कि मॉल, अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जांच अभियान इस वक्त लगाया जा रहा है और फायर सेफ्टी सिस्टम की भी बड़े भवनों में जो बड़े भवन है वहां पर भी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सशर्त नक्शा पास करने पर रोक लगाई है। बिना संबंधित विभागों के एनओसी के नक्शा पास नहीं किया जाएगा। यानी कि जो संबंधित विभाग है पहले उनके पास जाइए, वहां से नक्शा पास कराइए, उसके बाद नक्शा पास होगा। दरअसल जो ये होटल है यहाँ पर घर का नक्शा देकर के और होटल बना दिया गया था, जिसको लेकर के अब एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसकी तैयारी इस वक्त लगभग की जा रही है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस होटल को लेकर? बिल्कुल, होटल लेवाना स्वीट्स पर कार्रवाइयों का दौर जारी है। उसको सील कर दिया गया और अब ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई के लिए आगे का जो है तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर लेवाना स्वीट्स को लेकर के शासन काफी सख्त है। एलडीए से बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई थी, पूछा गया था कौन कौन से लोग इसमें दोषी हैं, जिसमें एलडीए ने 22 जो इंजीनियर्स के नाम भेजे थे, जिसके बाद शासन ने फिर नाराजगी जताते हुए कहा क्या सिर्फ जो है इंजीनियर्स ही दोषी थे, क्या कोई बड़ा अधिकारी दोषी नहीं था। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्योंकि हर बार बलि का बकरा जो है छोटे अधिकारी कर्मचारियों को बनाया जाता है और बड़े कर्मचारी आराम से मलाई भी काटते हैं और किनारे हो जाते हैं। 2018 में लखनऊ में 2 होटलों में आग लगी थी, चारबाग क्षेत्र में, नाका क्षेत्र जो पड़ता है वहां पर, और उसमें 7-8 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद जांच का दौर शुरू हुआ था। जांच के बाद में होटल अवैध पाया गया था, उसका ध्वस्तीकरण भी किया गया था और साथ ही साथ लमसम 27 लोगों को जो है उसमें दोषी बनाया गया था। स्थिति ये समझिए कि उसमें से कम 5 से 7 लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, बाकायदा उनको जो सुविधाएं रिटायरमेंट की मिलती वो मिल रही हैं। इसके अलावा जो और अन्य अधिकारी इन पर सोचा जाता है कि उन पर कार्रवाई होगी, वो सिर्फ अभी तक रिपोर्ट जो है वो दी गई है। साथ ही साथ FIR भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सब खुलेआम घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें सवाल खड़े होते हैं क्या इस बार इंसाफ मिल पाएगा। हालांकि उस दौरान भी कहा गया था तमाम जो अवैध
अवैध बिल्डिंग्स हैं, अवैध होटल्स हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और बड़ा अभियान चलाया गया। लमसम 1 महीना पूरा अभियान चला था, लेकिन अभियान का नतीजा क्या निकला था? शायद ये निकला था कि तमाम जो अधिकारी थे उनकी जेबें जो है वो गर्म हो रही थी, क्योंकि ये पहले भी देखा गया कि जो अवैध निर्माण होते हैं लीगल तरीके से बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो संरक्षण उनको अधिकारियों का प्राप्त होता है। आप सोचिए लेवाना स्वीट्स में कितने बड़ा सिंडिकेट था अधिकारियों का। एक और पहला बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग खड़ी हो गई, 4 से 5 मंजिल की बिल्डिंग होती है, होटल चलता है। दूसरी ओर बार जो लाइसेंस होता है वो आबकारी विभाग बाकायदा देता है, बाकायदा 12वीं चिल्ला। जो बिजली कनेक्शन होता है वो लेसा विभाग देता है। अब सोचिए किस तरीके से मिली भगत सबकी चल रही थी और कहीं ना कहीं अपने पैसे के दम पर और अधिकारियों के तरीके से खरीद रहा था। अधिकारी भी बिक रहे थे जिसके दम पर ये होटल 5 साल से पिछले चल रहा था। एलडीए की बात करें, एलडीए में अक्सर लखनऊ की बात करें तो हजारों की संख्या में जो बिल्डिंगें हैं वो अवैध रूप से खड़ी हैं, हॉस्पिटल अवैध रूप से खड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर कार्रवाई होती है। सबसे अंदरूनी बात होती है कि जो नोटिस का खेल होता है, नोटिस काटी जाती है, नोटिस काट के कार्यालय में रख ली जाती है और जब कभी कार्रवाई की बात होती है तो कहा जाता है कि नोटिस हमने काट चुके हैं फलाने डेट में। सबसे बड़ा खेल तो यही होता है, जिसमें चाहे वो एलडीए वीसी हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो नीचे के अधिकारी हो, सभी मिली भगत होती है, सबको चढ़ावा जाता है बाकायदा हर महीने, जिसके चलते कहीं ना कहीं अधिकारी बोल नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं शराफत का इतना बड़ा ढोंग करते हैं सारे अधिकारी। इनको लगता है, दिखावा करते हैं कि सारा भ्रष्टाचार एलडीए से खत्म हो गया, जबकि सबसे भ्रष्ट विभाग लखनऊ का अगर है तो एलडीए विभाग है। निश्चित तौर पर आबकारी विभाग ने जिस तरह से लाइसेंस दिया, जबकि बार के जो मानक होते हैं उनको ये होटल पूरा नहीं करता, इन सबके बावजूद भी बाकायदा बार का लाइसेंस दिया गया। क्या आबकारी विभाग के अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं है? क्या लेसा विभाग के अधिकारी संलिप्त? तमाम जो अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल जो सरकार को इनकी संपत्तियों की भी जांच कराना चाहिए कि इनकी संपत्तियां, क्योंकि इसी तरीके से ये लोग अवैध संपत्तियां पैसा कमाते हैं, उसके बाद अवैध संपत्तियां खरीदते हैं और दूसरा आम आदमी पर रौब गाड़ते हैं कि ईमानदारी का जो चोला ओढ़ते हैं। निश्चित तौर पर जिसका खामियाजा 4 लोगों की मौत होती है उनको भुगतना पड़ता है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लेवाना होटल जो है अब उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, इसी पर एलजी की गलत रिपोर्ट पर मंडलायुक्त ने फटकार लगा दी है। बिना नक्शा पास कराए होटलों की ये गलत रिपोर्ट लगाई गई थी। होटलों के बारे में एलडीए ने कमिश्नर को गलत रिपोर्ट पेश की। होटल लेवाना को 2019 में नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के मंडलायुक्त ने पूरा नाम मांगे हैं कि आखिर कौन कौन से वो लोग हैं जो इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मंडलायुक्त ने रिपोर्ट भी खारिज कर दी है। अब अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले होटल पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद में जो जिन लोगों की संलिप्तता के बाद में इस होटल को बनाया गया, जो भ्रष्ट लोग इसमें शामिल हुए, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अश्विनी देखिए, सबसे पहले तो होटल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी भ्रष्ट अधिकारियों पर, जिनकी मिली भगत से ये पूरा होटल तैयार किया गया, फर्जी दस्तावेज लगाए गए, एनओसी तमाम तरह की प्राप्त कर ली गई सिर्फ पैसे के आधार पर। बिल्कुल कार्रवाइयां होती हैं, कागजों पर सारी कार्रवाइयां होती हैं। पिछले जब 2018 में हुआ था इसी तरह का हादसा लखनऊ, तब भी कार्रवाइयां होती, लेकिन सिर्फ कागजों तक सीमित रही थी। ना तो कोई अधिकारी उसमें बड़ा अधिकारी फंसा था, ना ही छोटे अधिकारियों को फंसा कर, कर्मचारियों को फंसा करके पूरा मामला जो है दफा दफा कर दिया गया था। इस बार भी ऐसा होने वाला था। जब एलडीए से रिपोर्ट शासन ने मांगी कौन कौन दोषी है, तो उन्होंने बाकायदा 22 इंजीनियरों का नाम लिखा और भेज दिया। उसमें ना तो बताया कि एलडीए वीसी तत्काल कौन था, ना ही सचिव कौन था उस दौरान, ना ही तमाम अन्य अधिकारी वो कौन थे, किसी का जिक्र नहीं किया गया। निश्चित तौर पर शासन ने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद बाकायदा रिपोर्ट वापस भेजी और कहा कि दोबारा से रिपोर्ट हमें दीजिए। रिपोर्ट बनाई गई, फिर भेजी गई, जिसमें जिसके बाद जो रिपोर्ट थी वो सीधे शासन को भेज दी गई, जिसमें कमिश्नर हैं जो लखनऊ, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब मैं जांच इस मामले की कर रही हूं तो पहले इसका जो एक कॉपी मुझे मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर ये होना भी चाहिए कि जब रिपोर्ट दी जाती है तो जो जांच करता है उसको भी बाकायदा पूरी रिपोर्ट दी जाती है। निश्चित तौर पर एलडीए जो वीसी इस समय मौजूदा है, कहीं ना कहीं उनके भी कारनामे काफी रहे हैं। लखनऊ में जिस दौरान वो यहाँ पर नगर आयुक्त थे, उस दौरान भी काफी कारनामे रहे, उनका कहीं ना कहीं खामियाजा आज तक लोग भुगत रहे। जिस दौरान नगर निगम के नगर आयुक्त रहे, उस दौरान ईएफ पीएफ घोटाला तक हो गया। उस दौरान लोगों का जो लगभग लमसम 6 से 7 हजार कर्मचारी थे, इनका ईएफ पीएफ जमा नहीं हुआ, लेकिन माननीय जो नगर आयुक्त साहब थे वो बाकायदा मौज करते रहे और इसमें एलडीए वीसी के रूप में लखनऊ में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के जो एलडीए के तमाम अधिकारी हैं वो
वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, लेकिन जद में लाएगा कौन, थोड़ा सवाल खड़ा होता है। रिपोर्ट क्योंकि उन्हीं बनाती होती है और जांच भी उन्हें करनी होती है। हालांकि अगर ये जांच बाकायदा किसी रिटायर्ड जज से या किसी अन्य संस्था से कराई जाए तो चीजें सामने आएंगी। साथ ही साथ आज जितने भी अब तक एलडीए वीसी रहे उनकी उस दौरान की संपत्ति की जांच जरूर करानी चाहिए कि संपत्ति इन्होंने कितनी अर्जित की। आज जो सूत्रों की बात करें तो वहां के एलडीए के बाबू तक के 3-3 4-4 मकान है। सोच लीजिए कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने आज पूजा अर्चना की और उसके बाद में गायों को गुड़ खिलाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार भी लगाया, जहां पर फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोप्रेम अक्सर नजर आता है और आज एक बार फिर से उसी प्रकार की ये तस्वीरें नजर आई हैं, जहां पर गायों को गुड़ खिलाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और उसके बाद में फरियादियों की समस्याओं को भी मुख्यमंत्री ने सुना है। आप देखिए किस तरीके से फरियाद लेकर के फरियादी वहां पर पहुंचे थे, अपनी जो समस्या है उसे लेटर के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो जनता दरबार में से अब फरियादियों को जो है वो इंसाफ मिलने की उम्मीद होती है। तो ऐसे में फरियादी तमाम पहुंचे, जिनकी फरियाद सुनते हुए खुद मुख्यमंत्री नजर आए और उससे पहले गायों को चारा और गुड़ खिलाते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आए। आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गायों को गुड़ खिलाते हुए आज नजर आए हैं और साथ ही आज जनता दरबार भी मुख्यमंत्री ने लगाया है। और अगली खबर अमरोहा से, जहां पर रामलीला के मंच पर बाल बालाओं का डांस देखने को मिला है। दरअसल रामलीला का यह मंच था और रामलीला के नाम पर अश्लील डांस कराया गया। अश्लील डांस का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से ये रामलीला का मंच सजा हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से अश्लील डांस को परोसा जा रहा है। तो देखिए कि ये पूरा वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो की जांच में हालांकि पुलिस जुटी हुई है। नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर सराय का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर रामलीला का मंच सजा हुआ था और यहां पर बाल बालाओं के जरिए ये अश्लील डांस परोसा गया है। हालांकि पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में मेरठ में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। मेरठ में नशाखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां 50 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज के साथ मुख्य चौराहे पर ये स्मैक बेचा करते थे। युवाओं को नशे की लत लगाने वालों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। दूसरे जिले से लाकर के मेरठ में स्मैक की सप्लाई करते थे। 1 लाख से ज्यादा की नकदी और तमंचा तस्कर से बरामद किया गया है। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। घटना के आधार पे यहाँ पे नशे का कारोबार करने वाले कुछ बड़े अपराधियों पर कार्रवाई की गई। 912 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। इसके साथ 1,60,000 कैश भी इनके यहाँ मिला है। कुछ सोने के आभूषण भी जो कोई स्मैक वाला ही इनके यहाँ गिरवी रखे गया था वो, और उसके अलावा कुछ 2 तमंचे भी मिले हैं इनके पास से। और ये जो स्मैक है इसकी अनुमानित जो बाज़ार की कीमत है वो करीब 50 लाख रखी जा रही है। घटना के आधार पे। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर मदर टेरेसा स्कूल स्टाफ की गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के गुर्गों पर बंधक बनाकर पिटाई करने का ये पूरा आरोप लगा है। स्कूल स्टाफ ने छात्रा के पिता की जमकर पिटाई कर दी है। स्कूल में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना हालांकि कैद हो गई है। परिजनों ने केशव नगर स्कूल मदर टेरेसा में हंगामा भी किया। परिजनों ने स्कूल स्टाफ के खिलाफ उस्मानपुर चौकी में शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत पर पहुंचे दरोगा कार्रवाई की बजाय फोन में व्यस्त नजर आ रहे हैं। मारपीट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी स्कूल प्रबंधन ने दिखाने से मना कर दिया। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के केशव नगर इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्कूल स्टाफ ने छात्रों के पिता के संग मारपीट की है।
अभी रुक जाओ, ऐसा ना याद है ना, आप रीडिंग कर लेना। मैं इससे पूछ रही हूँ ना, ये मारा मैंने इसको, एक बार मारा, कुछ दो। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।